नमस्कार बच्चों। बच्चे और बचपन दोनों तब तक अधूरे हैं जब तक उसमें एक शब्द न डाला जाए। बच्चों के बचपने में क्या होता है? सोचो। शरारत। बच्चे, बचपन और शरारत, तभी तो बचपन पूरा बनता है ना? कितना अच्छा लगता है जब छोटे छोटे बच्चे शरारत करते हैं और बड़ों का मन मोह लेते हैं। लेकिन आप कहोगे कि मैडम जब हम शरारत करते हैं तो हमें डांट पड़ती है। देखो, शरारत वो मानी जाती है जो किसी का दिल ना दुखाए, आप किसी को दुखी ना करें, आप किसी को परेशान ना करें। अब भगवान कृष्ण कितनी शरारतें करते थे और उनकी शरारतों की कहानियां सभी ग्रंथों में उपलब्ध है। लेकिन एक ऐसी शरारत जो किसी का दिल तोड़े, किसी को दुखी करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। शरारत का अर्थ है जाने अनजाने में किए गए एक ऐसे क्रियाकलाप जो आप मस्ती में कर जाते हैं और लोग उसका आनंद उठाते हैं। अब हुआ क्या, चल रहे हैं, चलते चलते गिर गए। अब जो गिरा वो तो दुखी होता है और बाकी सब लोग हंस पड़ते हैं। अब किसी ने जानबूझ के गिराया तो ये गलत बात है। कोई अनजाने में गिर गया और गिरने वाले को चोट नहीं आई और वो भी खड़ा होकर हंसकर झाड़ कर चल पड़ता है तो वो एक अलग बात होती है। तो बच्चों, आज जो मैं आपको कहानी पढ़ाने जा रही हूँ वो कुछ कुछ बच्चों की मानसिकता पर है, यानी कि उनके मनोविज्ञान पर है। आपने बहुत सारे विज्ञानों के बारे में पढ़ा है। एक होता है हमारे मन का विज्ञान। हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं, अगर हम सोचते हैं तो ऐसा क्यों सोचते हैं। आपको मालूम है कि दुनिया में कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं। आप कहोगे मैम अच्छे और बुरे, यानी कि जो अच्छे काम करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरे काम करते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि वो बुरे कामों की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। एक बच्चा कहता है कि नहीं, उसे के सामान भी किसी का पड़ा हुआ मिल जाता है तो उसे दूसरे का वापस कर देता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे के बस्ते में से, बैग में से सामान निकाल भी लेते हैं। किसी के माता पिता नहीं सिखाते कि तुम चोरी करो, लेकिन फिर भी दुनिया में चोर बनते हैं। कोई माँ बाप नहीं चाहते उनके बच्चे बड़े होकर कोई जुर्म करें, लेकिन फिर भी जुर्म होते हैं। तो ऐसे क्या कारण है, ऐसा कौन सा विज्ञान है जहाँ पर इंसान सही और गलत की तरफ जाता है? तो उस विज्ञान को कहते हैं हम मनोविज्ञान। तो बच्चों के भी मन का एक विज्ञान होता है। तो उसी मनोविज्ञान को पहचान कर हमारे लेखक ने एक कहानी लिखी है, स्मृति। तो इससे पहले कि मैं आपको स्मृति और स्मृति के बारे में पढ़ाऊं, तो सबसे पहले हम जानते हैं अपने लेखक के बारे में। स्मृति पाठ के लेखक हैं श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा प्रारंभ में अध्यापन कार्य करने के बाद लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से राष्ट्र और साहित्य सेवा में जुटे रहे। विशाल भारत के संपादक के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त की। हिंदी में शिकार साहित्य के अग्रणी लेखक माने गए। ये शिकार साहित्य जो है वो एक तरीके का साहित्य है और इनकी प्रमुख रचनाएं रही शिकार, बोलती प्रतिभा, जंगल की जीव, ये सब शिकार से संबंधित है। अब आप देखोगे कि इनके काव्य में जंगल बहुत ज़्यादा आया है। अब जो हम कहानी पढ़ेंगे ना वो भी कुछ कुछ जंगल से मिलती जुलती है। सेवाग्राम की डायरी एवं सन 42 के संस्मरण। संस्मरण मैंने आपको पहले ही समझाया था कि ये है जिसे हम याद, अपनी बीती हुई यादों को, जो हमने याद हम आता है, जो हमारे साथ बीत चुका होता है, उसके बारे में जब हम वर्णन करते हैं। अब जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम भी है स्मृति। स्मृति का अर्थ क्या होता है? याद। तो सबसे पहले हम विषय का अर्थ ही समझ लेते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छी कहानी है। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। अब देखो, दिसंबर और जनवरी में क्या गजब की सर्दी पड़ती है, ठिठुरती सर्द। आपकी छुट्टियां होती है ना? तो देखिए, सर्दियों में सुबह कोहरा होता है, घना कोहरा होता है, शाम जो है जल्दी ढल जाती है, सूरज देवता जी कभी दिखाई देते हैं, कभी नहीं दिखाई देते हैं। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था, चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था, अर्थात तेज ठंड हो रही थी। जाड़ा
सर्दी को कहा गया है, मतलब कि चिलचिलाने वाला। 2-4 दिन पूर्व, यानी कि 2-3 दिन पहले। पूर्व का अर्थ है पहले। 2-4 दिन पूर्व पहले कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत भी कहते हैं सर्दी को। सर्दी की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। देखो भाई, गर्मियों में बारिश होती है तो मौसम में ठंडक हो जाती है ना। जब गर्मियाँ आती है तो हम बारिशों का इंतज़ार करते हैं, लेकिन सर्दियों में जब बारिश आ जाती है तो क्या होता है, और ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। सायंकाल का अर्थ है शाम। शाम के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ में झरबेरी के बेर तोड़ कर खा रहा था। जो बेर लगे होते हैं। गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। सहमा हुआ, डरा हुआ। अब देखिए, डर किस बात का था भाई? बेर तोड़ रहे थे अपने मित्रों के साथ, और अचानक किसी ने कहा कि भाई साहब बुला रहे हैं। और उस ज़माने में बड़े भाई, आपने अगली कक्षाओं में आप जाएंगे, और वैसे तो आपने कक्षा 8वीं में भी माय एल्डर ब्रदर इंग्लिश की स्टोरी पढ़ी होगी, तो बड़े भाई का कितना डर और उसको कितना मान सम्मान दिया जाता है, ये आप जानते ही हैं। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा कि भाई साहब क्यों बुला रहे हैं। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी। आशंका मतलब शक, कि कहीं बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने जाकर खबर दे दी हो कि मैं बेर तोड़ के खा रहा था। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। भाई साहब अपना आराम से कोई पत्र लिख रहे थे। अब पिटने का भय दूर हो गया, यानी कि भाई मार तो पड़ने वाली नहीं है। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डालाओ। तेजी से आना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाएं। ये बड़ी जरूरी है। जाड़े के दिन थे। तिस पर का अर्थ है उस पर। हवा के प्रकोप से कंपकपी सी लग रही थी, कहते कि हवा में ठंडक थी। भाई साहब के सामने जैसे ही गया तो भाई साहब ने सीधा क्या बोला कि ये कुछ पत्र हैं। मक्खनपुर जो एक स्थान का नाम है, ठीक है, मक्खनपुर क्या है? स्थान का नाम। उन्होंने कहा कि वहां के डाकखाने में जाकर इन पत्रों को डालाओ और तेजी से आ जाना, जिससे शाम की डाक से चिट्ठियां निकल जाएं। जरूरी भी था क्योंकि सर्दियों के दिन थे, ठंड थी, लोग जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लिया करते थे। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी। मज्जा कहा गया है हड्डियों को, मतलब कि इतनी ठंड लग रही थी, ऐसा लगा हड्डियों में ठंड घुस गई है। इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। सर्दियों में कान बांध कर रखते हैं ना आप लोग भी, मफलर, टोपी या कैप कुछ लगा कर रखते हैं। तो उन्होंने उस जमाने में क्या होता था, धोती पहनी जाती थी, तो धोती से एक धोती जो है अपने कानों पर लपेट ली। माँ ने भुजाने के लिए, भुजाने का अर्थ क्या है? खाने के लिए। आजकल जब आप पिकनिक पर जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? कभी लेस का पैकेट, कभी बिस्किट्स, कभी चिप्स लेके जाते हैं ना। लेकिन उस जमाने में बाहर का खाना, देखो ना, कहानी के ज़माने की है, 1908 की। तो उस ज़माने में बाज़ार से खाना नहीं, घर से ही कुछ ना कुछ खाने के लिए दे दिया जाता था रास्ते के लिए। तो थोड़े से चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था, उतना इस उम्र में राइफल से नहीं है। क्यों भाई? होता क्या है कि भाई आप राइफल किसके लिए रखते हो? अपनी सुरक्षा के लिए। अगर आप जंगल में जा रहे हैं, क्योंकि लेखक जो है वो जंगलों में बहुत घूमे हैं और आपने देखा कि उन्होंने शिकार के ऊपर बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, तो यकीनन जब वो बड़ी उम्र में पहुंचे, युवा अवस्था में पहुंचे, तो वो राइफल रखते थे। तो उन्होंने कहा कि राइफल से उनका इतना मोह नहीं था जितना कि उनका डंडे से था। क्यों? डंडा भी उस समय आत्म सुरक्षा के लिए था। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। यहाँ पर नारायण वाहन का अर्थ क्या है? उनको मृत्यु तक पहुंचा चुका था, मृत्यु तक ले जाना। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष का अर्थ क्या है? प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष। अब देखो बच्चों, प्रतिवर्ष में कौन सा समास है? याद करो, प्रति शब्द है,
अव्ययी भाव समास है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रतिवर्ष में समास है अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसमें जो पहला शब्द है हमारा प्रति, वो क्या है? अव्यय है। आम उससे आम झुरे जाते थे। झुरे का अर्थ होता है झड़ना। आपने देखा जब फल पक जाता है तो क्या हो जाता है? आम गिर जाते हैं। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे, यानी कि प्रत्येक साल उससे आम झाड़े जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा, मूक का अर्थ है गूंगा, जो बोल नहीं सकता। डंडा सजीव, सजीव का मतलब है जिसमें प्राण हो, जिसमें जान हो। सजीव और निर्जीव पढ़ा है ना आपने। ऐसा लगता था कि वो डंडा जो हमेशा गूंगा रहता है वो शायद बोलने लग जाता है। प्रसन्न वदन मतलब खुशी खुशी। कैसे? खुशी खुशी। हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेबें नहीं थी। अब देखिए चिट्ठियां दी हैं, रखेंगे कहाँ? उस जमाने में टोपी पहनी जाती थी, तो कोई भी चीज़ होती थी रखी और टोपी के अंदर रखकर टोपी पहन ली तो वो नीचे गिरती नहीं थी। हो सकता है अगर कुर्तों में जेबें होती तो शायद वो चिट्ठियां कुर्तों की जेबों में रखी जाती। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. हम दोनों उछलते कूदते। भाई बच्चे अगर आपको कहा जाए कि आप यहाँ से वहाँ चलो, हम कूदते कूदते रास्ते में से कंकड़ियाँ पत्थरों को पैर मारते ऐसे ही तो चलते हैं। एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। जाना कहाँ था? मक्खनपुर। काम क्या करना था? चिट्ठियाँ डालनी थी। लेकिन यहाँ पर चिट्ठियाँ डालने से पहले एक पड़ाव आया, वो था एक कुआं जिसके अंदर एक भयानक काला सांप था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था, ये गहराई बताई गई है। उसमें पानी नहीं था, सूखा था। उसमें ना जाने सांप कैसे गिर गया था। अब कारण कुछ भी हो, सांप तो गिरा था ना भाई उसमें। हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था, यानी कि पिछले 2 महीने से लेखक को मालूम था कि उस कुएं के अंदर सांप है। बच्चे नटखट तो होते ही हैं। नटखट क्या है? शरारती। क्या शर्त है? शरारती। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। बानर टोली, बंदरों की सेना। बंदर क्या करते हैं? अपने स्वभाव से शरारतें करते हैं, चीज़ों को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, यहाँ छेड़ा वहाँ छेड़ा। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूची, मतलब कि झांकने की सूची। चलते चलते जा रहे थे, कुआं था, सबको पता था, रोज वहीं से जाते थे, लेकिन कुआं खाली था इसलिए कभी ध्यान नहीं दिया। और एक दिन अचानक दिमाग में आया कुएं के अंदर झांकते हैं। सबसे पहले उझकने वाला यानी कि झांकने वाला मैं ही था। कुएं में झांककर एक ढेला फेंका। ढेला क्या होता है बेटा? एक मिट्टी का पत्थर। मिट्टी का पत्थर कि उसकी आवाज कैसी होती है? भाई खाली कुएं के अंदर कुछ डालोगे तो कैसी आवाज आएगी? अगर आप पानी के अंदर कुछ डालते हो तो उसकी प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। तो बच्चों के अंदर एक खास बात क्या होती है? जिज्ञासा। बच्चों का मनोविज्ञान क्या है? जिज्ञासा।
नई नई चीज़ें जानने की कोशिश करना, खुद करके देखने की कोशिश करना। आप छोटे बच्चों को देखिए, आप उन्हें मना कीजिएगा यहाँ हाथ मत लगाइए, बच्चे बार बार उस पर हाथ लगाते हैं। क्यों? वो जानना चाहते हैं कि आखिर यहाँ पर हाथ लगाने से क्या होता है। छोटा बच्चा है, आप उसके सामने मोमबत्ती रखिएगा, वो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। माँ 10 बार मना करेगी मत पकड़ो मत पकड़ो, पकड़ेगा। एक बार जब उसका हाथ में जब लग जाएगी, वो चाहकर भी उसको नहीं, कहने पर भी उसको नहीं पकड़ेगा। अर्थ क्या है कि बच्चे जो है सब कुछ खुद करके देखना चाहते हैं। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। हम चाहते थे कि जब हम फेंकेंगे तो कुएं के अंदर जब कोई चीज़ खाली होती है तो उसकी आवाज़ आती, कैसी आवाज़ आएगी। पर कुएं में ज्यों ही का अर्थ है यहाँ पर जैसे, जैसे ढेला गिरा त्यों ही का अर्थ है वैसे। वैसे ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। फुसकार क्या होता है? सांप की आवाज, उसे हम कहते हैं फुसकार। जैसे बिल्ली की आवाज को म्याऊं कहते हैं, ऐसे सांप की आवाज को फुसकार। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। किलोले का अर्थ है शरारत, मृग समूह मतलब हिरणों का समूह का दल। ठीक है भाई, हिरणों का दल है, आराम से खेल रहा है, कुलांचे भर रहा है, शरारत कर रहा है। अचानक कुत्ते की भौंकने की जब आवाज आती है वो एकदम ठिठक जाते हैं, एकदम हैरान हो जाते हैं। कहते जब हमने पहली बार फुसकार की आवाज सुनी तो हम एकदम चकित रह गए। उसके उपरांत क्या हुआ? उसके बाद तो मज़ा आने लगा, बार बार उस आवाज़ को सुनने का मन करने लगा। उसके उपरांत मतलब बाद में सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कहे लगाए। कह कहे लगाने का अर्थ है जोर से हंसना, मतलब कि डरे नहीं हम लोग, जबकि डरना चाहिए था भाई, उसके अंदर सांप है। लेकिन बच्चे नहीं डरते किसी चीज़ से। पहली बार तो हैरान हुए कि आवाज़ कैसी आई है, लेकिन उसके बाद तो हमें इतने मज़े आए और उसके बाद हम लोग ज़ोर ज़ोर से हंसे। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। अब एक नियम बन गया, सुबह गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। यानी कि जब हम स्कूल जाते थे तब भी रास्ते में एक नियम बन गया कि हमें कुएं में ढेला डालना है, आवाज़ सुननी है। और जब हम स्कूल से वापस आते थे तब भी जैसे एक काम हो गया हमारे लिए, एक नियम बना लिया हमने कि हमें ये काम करना ही करना है। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। देखिए, इस बात को ध्यान से समझिएगा, एक हाथ से टोपी को पकड़ दूसरे हाथ से ढेला डालता था, क्योंकि अगर आपने टोपी नहीं पकड़ी तो क्या होगा? टोपी कुएं में चली जाएगी। तो रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप ने फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। यानी कि सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बहुत बड़ा काम समझता था कि मैंने अगर उसको ढेला मारा है, अर्थात उसने मुझे कोई जवाब दिया है। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। प्रवृत्ति का मतलब है आदत। भाई रोज तो वहां पर 2 बार जाते थे, आज तीसरी बार जा रहे थे तो तीसरी बार भी वही काम करना था। जागृत अर्थात जागना। मैं कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक होता है। मृग शावक कहा गया है हिरण का बच्चा। आपने देखा है जो बच्चे होते हैं टोली में, वो बड़ों के पीछे पीछे चलते हैं। तो बड़ा भाई आगे था और छोटा भाई हमेशा उसके पीछे चलता था। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए, क्योंकि वो आदत थी। आदत क्या थी
कि एक हाथ से टोपी उतारो और ढेला फेंको। आदत बनी हुई थी, उस दिन भी यही हुआ। एक हाथ से टोपी उठाई और सांप पर ढेला मारा, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। बिजली सी गिर पड़ना, आफत आ जाना, मुसीबत आ जाना, कुछ भी लिख सकते हैं आप। क्या हुआ होगा? जैसे ही उसने अपनी टोपी हटाई, उसमें क्या रखा था? उसमें चिट्ठियां रखी थी भाई, उसे याद ही नहीं रहा। और जैसे ही टोपी उठाई, सारी की सारी चिट्ठियां कहाँ चली गई? कुएं के अंदर गिर गई। सांप ने फुसकार मारी या नहीं मारी, ढेला उसे लगा या नहीं लगा, अब तक ये बात स्मरण नहीं। स्मरण का अर्थ है याद नहीं। क्यों याद नहीं भाई आज? क्योंकि टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। जब आप हल्का सा कोई कागज ऊंचाई से डालते हो तो वो कभी सीधा नीचे नहीं गिरता, वो हवा के झोंकों के साथ घूमता घूमता नीचे गिरता है। अकस्मात, अकस्मात का अर्थ है अचानक। अचानक जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर, गोली से आहत होने पर निकल जाती। अब हिरण है, आराम से वो मैदान में घास चर रहा है, मस्त है, किसी चीज़ की चिंता नहीं है। लेकिन अचानक जब उसे गोली लग जाती है शिकारी की, तो क्या होता है? उसके प्राण पखेरु हो जाते हैं, वो तड़पता रह जाता है। उसी भांति, भांति का अर्थ है तरह। वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई? मेरी तो जान ही निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उन्हें पकड़ने की सोची और एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देखकर उस पर हमला करता है। वो चाहता है एक बार उसको उछलकर खींच ले, लेकिन यहाँ पर उसको ऊंचाई में नहीं उछलना था। जैसे ही उसने चिट्ठियां गिरती देखी, वो फटाफट नीचे की तरफ गया और उसने कोशिश करी, लेकिन चिट्ठियां तब तक क्या हो चुकी थी? पर वे तो मेरी पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं, स्वयं का अर्थ क्या है? खुद, झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। जब आप अचानक जाते तो क्या होता? आपका जो बैलेंस है, आपका जो संतुलन है, वो खराब हो जाता। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. कुएं की पाट पर, पाट मतलब किनारे पर, जो उसके चार दीवारी होती है, ठीक है, हम रो रहे थे। हम कौन? मैं और मेरा छोटा भाई। छोटा भाई ढाढ़े मार मार कर रो रहा था, मतलब कि हिचकियां ले लेकर रो रहा था, जोर जोर से आवाज पर। और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर, क्योंकि छोटा था, उसके सामने जोर से रो नहीं सकता था, सम्मान की बात थी। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है। देखिए पतीली क्या होती है, आपने बर्तन देखा है, उसको पतीला जिसे हम कहते हैं। तो एक पुराने ज़माने में क्या होता था, उसके छोटा आकार होता था, थोड़ा सा गोलाई होती थी इस तरह से, तो वो पतीली कहलाती थी। तो बर्तन पहले अंगीठी पर या चूल्हों पर जब खाना बनता था तो पतीली इत्यादि का इस्तेमाल होता था। उस ज़माने में कुकर इत्यादि नहीं हुआ करते थे। तो जब आप किसी भी बर्तन में उसको ढक दोगे
तो जब उसके अंदर भाप बन जाएगी तो क्या होगा, वो ढक्कन की आवाज़ ऐसे थोड़ा थोड़ा ढक्कन ऊपर उठने लग जाता है, उसमें उफान आता है और कुछ कुछ बूंदें उसमें से गिरने लग जाती हैं। पतीली में उफान आने पर यानी कि उबलने पर ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। ठीक वैसे ही लेखक की आंखों से आंसू टपक रहे थे। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग के डर से रोने का उफान आता था। यानी कि एक तो निराशा किस बात की थी कि ये क्या हो गया, अब वो तो चिट्ठियां वापस मिलने से रही, पिटने का डर था, उद्वेग, घबराहट हो रही थी। कुछ तीनों कारण मिलकर क्या कर रहे थे, मुझे रोने का कारण, मेरा इन सब के रोने का कारण बनता चला जा रहा था। पलकों के ढकने और भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे। पलकों के ढकने, जो पलकें हैं उसको ढक्कन कहा गया है आंखों की, कहते हैं उसके ढकने कोशिश होती थी। जब आप किसी के सामने रो रहे होते और रोना दिखाना नहीं चाहते तो आप आंखें नीची कर लेते हो कि ताकि आपकी आंखों की नमी सामने वाले को ना दिखाई दे। पर कपोलों पर आंसू ढुलकी जाते हैं। कपोलों किसे कहते हैं, गाल, और ढुलक जाते हैं मतलब लुढ़क जाते हैं। जब आंसू आते हैं, आप चाहे मुंह से आवाज़ ना निकालें, ज़ोर से रोएं नहीं, आंखें ना दिखाएं, लेकिन आंसू चुपचाप आपके गालों से बहकर नीचे आ जाते हैं। माँ की गोद की याद आती थी। आज माँ याद आ रही थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दी, कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ हैं, फिर लिख दी जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सारी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए चिट्ठियाँ डाल आए। पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही नहीं था। देखो, ये भी बच्चों का एक मनोविज्ञान है। वास्तव में बच्चों को झूठ बोलना भी सिखाया जाता है। बच्चे नहीं जानते, आसपास के वातावरण से, और कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं कि जैसे बच्चे झूठ बोलने लग जाते हैं। आपने आज गृह कार्य नहीं किया, ठीक है, आपके पड़ोसी ने कहा मैम मैंने काम तो किया था लेकिन कॉपी घर पर रह गई। आपने काम नहीं किया। आपने देखा, उसने, बच्चे ने टीचर को कहा कि मैम मैंने काम तो किया था पर कॉपी घर पर रह गई। तो मैम ने उसे कहा अच्छा कोई बात नहीं, कल कॉपी ले आना, और उसको बिठा दिया। दूसरे छात्र ने कहा मैम मैं होमवर्क नहीं लाया। तो मैम ने कहा क्यों नहीं किया आपने होमवर्क? आप चुप, वो बच्चा चुप रहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो आपको समय पर होमवर्क करना चाहिए, और एक नोट दे दिया डायरी में, प्लीज़ ब्रिंग योर होमवर्क टुमारो, या कल अपना गृह कार्य कर लाइएगा। अब तीसरा बच्चा देख रहा है, उसे लगता है कि जिस बच्चे ने ये बोला कि मैंने गृह कार्य तो किया था लेकिन घर पर कॉपी छोड़ आया, भाई वो टीचर पर के दिमाग में अपना स्थान बना गया। उस बच्चे ने, तीसरे बच्चे ने पहले बच्चे का उदाहरण अपना लिया। तो इस तरह से हम झूठ बोलना सीखते हैं। जितने बड़े बड़े लोगों के साथ हम लोग बैठते हैं, जितने बड़े समूह में हम बैठते हैं, उनके आसपास के हमारे वातावरण का हम पर असर भी पड़ता है। हम कई बार छोटे बच्चे को देखा है, बड़े किसी परिवार में आपने देखा, फ़ोन आया, पति ने पत्नी से कह दिया, पत्नी ने पति से कह दिया, भाई उनको बोल दीजिएगा मैं घर पर नहीं हूँ। बच्चे एक एक चीज़ को समझते हैं, वो देखते हैं कि उनके बड़े कैसा आचरण कर रहे हैं, लेकिन बच्चों इसका मतलब ये नहीं कि आप भी वैसा ही करें। खैर, उस समय तक लेखक ने झूठ बोलना सीखा नहीं था, इसलिए इस विचार के बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। आपने देखा है जहाँ पर रजाइयाँ इत्यादि बनती हैं तो रुई को जो है पीटा जाता है, तो रुई की तरह धुनाई जो है एक तरह का मुहावरा है कि बहुत अच्छे से पिटाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय, भावी का मतलब आने वाला, अभी वो ज़रूरी नहीं था कि तो हमारे अपने मन के विचार होते। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी बातों को छुपा जाते हैं। अगर लेखक घर जाकर बता देता कि चिट्ठियाँ कुएं में गिर गई तो शायद इस बात की डांट नहीं पड़ती कि वो कुएं में गिर गई, क्यों गिरी। वो कहते, वो डांट किस बात की पड़ती, भाई तुम कुएं में झांक क्यों रहे थे। अब उससे क्या होता, एक और झूठ खुल जाता उनका। अगर बड़े मना भी करते तो शायद उनके फायदे के लिए मना करते क्योंकि उसमें सांप रहता है। लेकिन हम लोग जो है कारणों को जाने बिना हम केवल एक निर्णय की स्थिति में आ जाते कि नहीं हमें मार पड़ेगी। और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदारी
के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। भाई देखो, भाई साहब ने कहा था चिट्ठियाँ बहुत ज़रूरी हैं। उसने सोचा कि अगर चिट्ठियाँ समय पर नहीं पहुँची तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस बात को सोच कर मैं बैठा हुआ सिसक रहा था, मतलब कि रो रहा था। गुमसुम रोना, एक होता है ज़ोर से दहाड़े मार मार कर रोना और एक होता है गुमसुम रोना, यानी कि दुखी हो रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था। दिन का बुढ़ापा बढ़ना अर्थात शाम का गहराना, शाम का बढ़ना। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी, दुधारी की मतलब दो तरफ की धार, यानी कि तलवार में आपने देखा ना, आपका चाकू है या तलवार है, उसमें एक तरफ धार होती है। सोचो अगर दोनों तरफ धार हो तो चाकू से काम करना कितना मुश्किल है। कहते हैं लेकिन इस समय कौन सी तलवार थी? एक तो पिटने का डर, अगर सच जाकर बताते हो तो पिटेंगे, नहीं भी बताते हो भाई जो काम अगर हमें दिया गया था, ज़रूरी चिट्ठियाँ थी, वो तो नहीं हुआ। कलेजे पर फिर रही थी, अर्थात बार बार वो विचार आ जा रहे थे। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। ये बहुत अच्छी लाइन है बच्चों, और छात्रों के लिए तो बहुत अच्छी है। दृढ़ संकल्प यानी कि अगर हम पक्का संकल्प कर लें, पक्का निश्चय। अगर आपने सोच लिया कि आपको कुछ करना है, दुविधा, दुविधा का मतलब असमंजस की स्थिति, कि हम क्या करें और क्या ना करें। कभी कभी ना हमें समझ नहीं आता ज़िंदगी में हम करें या ना करें, करें या ना करें। लेकिन अगर आप एक बार निश्चय ले लें, संकल्प कर लें, तो हमारी दुविधा समाप्त हो जाती है। मेरी दुविधा यानी कि परेशानी भी क्या हो गई? दूर हो गई। कैसे? कुएं में घुसकर चिट्ठियां निकालने का निश्चय कर लिया। अभी तक तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन दिमाग में एक ख्याल आया कि ये जो चिट्ठियां हैं ये बहुत ज़रूरी चिट्ठियां थी, इसलिए अब इनको तो निकालना ही होगा। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हूँ उसे क्या भाई, अब तो मुझे मैं मरने को तैयार था, लेकिन घर जाकर सच बताकर पिटने को तैयार नहीं था। मूर्खता या बुद्धिमता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला इस संसार में भिड़ने को तैयार हो जाता है। देखो, हम किसी भी कार्य को करने से पहले घबराते क्यों हैं? सफल हुए या नहीं हुए, असफल हुए क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। जब एक सिपाही सीमा पे लड़ता है ना, अगर वो यही सोचता रह जाएगा ना, तो अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाता। उसे मालूम है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे मौत को गले लगाना होगा ना, बात खत्म, मैं अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर लूँगा। यही स्थिति लेखक की थी। उसने सोच लिया था अरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सांप मुझे काट लेगा और मैं मर जाऊँगा, बस। और फल, उसे फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। यहाँ पर दूसरी शक्ति का अर्थ है ईश्वर। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, हमारी गीता में भी कहा गया है। तो उसी बात को यहाँ पर लेखक ने उठाया कि कर्म तो कर लूँ पहले, मैं कार्य तो कर लूँ। अगर हम पहले से ही सोचने लग जाएंगे कि मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, असफल हो जाऊंगा, तो हम ऐसे कभी कोई निर्णय ही नहीं ले पाएंगे। उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए मैं विषधर, विषधर किसे कहा गया है? सांप को, सांप से भिड़ने को तैयार हो गया। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test,
Practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. पासा फेंक दिया गया। पासा फेंक देने का मतलब निर्णय ले लिया। मौत का आलिंगन हो। आलिंगन का अर्थ है गले से लगाना। भाई जिस कुएं में सांप रहता है उसमें घुसने का अर्थ तो यही है ना कि अपनी मौत को न्योता देना, अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म। भाई या तो सांप काट खा लेगा, मैं मर जाऊंगा, और नहीं काट खाया और बच गया तो मेरा दूसरा जीवन मिल गया मुझे। इसकी कोई चिंता नहीं थी। लेखक नहीं सोच रहा था इन सब के बारे में, पर विश्वास यह था कि डंडे से, देखिए अब जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो योजना भी तो बनानी पड़ती है ना, ये तो नहीं आप कूद जाओ। तो लेखक ने भी यहाँ पर एक योजना बनाई कि डंडे से पहले मैं सांप को मार दूंगा और फिर मैं चिचिया उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते, बूते का अर्थ है बल, बल पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही थी। छोटा था एक तो वो डर रहा था, एक तो कुएं में, एक तो चिट्ठियां गिर गई, इस बात का डर, बड़े भाई से डांट पड़ेगी उस बात का डर, ऊपर से जो उसका बड़ा भाई था यानी कि लेखक कुएं में घुस रहा था, वहां पर कौन था, सांप, सांप का डर। यद्यपि वे शब्दों से नहीं कहता था, वो शब्द मुंह से बेचारा कुछ बोल नहीं रहा था। वास्तव में मौत सजीव, सजीव का मतलब जिसमें जान हो, बिल्कुल सामने, जिसमें जान हो, और नग्न रूप से कुएं में बैठी थी। कौन थी वो? मौत किसे कहा गया है? सांप को। और पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। अब भाई लेखक को नग्न क्यों होना पड़ा? कारण क्या? छोटा भाई भी नंगा हुआ इतनी ठंड में। क्यों? एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली और दो कानों से बंधी हुई धोतियां। क्योंकि भाई आप कुएं के अंदर उतरोगे कैसे? तो जितनी भी धोतियां हम सब ने, दोनों भाइयों ने पहनी हुई थी, चाहे वो नीचे पहनी थी, चाहे वो कानों में पहनी हुई थी, चाहे ओढ़ी हुई थी, उन सबको खोला गया और एक दूसरे से गांठ बांधकर उसको एक रस्सी का आकार दिया गया। 5 धोतियां और कुछ रस्से मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। यानी कि जो पहला पड़ाव था कि नीचे तक पहुंचा कैसे जाए, वो हमने कर लिया। हम दोनों ने धोतियां एक दूसरी से बांधी, फिर खूब खींच खींच कर आजमा लिया, पक्का कर लिया कि गांठें कड़ी तो हैं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम ना रखा, इतना खींचा कि कहीं ऐसा तो नहीं खुल जाएंगी। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया गया। क्योंकि देखो, अगर आप किसी भी पतली चीज के, हल्की चीज के नीचे कोई वेट या भार नहीं लटकाएंगे तो वो हवा से क्या होगा, इधर उधर झूलेगा। अगर आप उसे किसी गंतव्य स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी भौतिकी क्या कहती है, फिजिक्स क्या कहती है हमारी, कि हमें उसके नीचे एक भार रखना होगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो स्थान पर पहुंच जाए। दूसरे सिरे को डेंग के चारों तरफ कुएं की जो 4 दीवारी थी उस पर एक चक्कर देकर एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। भाई देखो, छोटे भाई को तो धोती का दूसरा सिरा पकड़ा नहीं सकते थे, उसके हाथ से छूट गया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो नीचे के भार से वो भी नीचे गिर जाए। तो उसे क्या किया, एक सिरे को कुएं की डेंग यानी कि कुएं की दीवार के साथ बांध दिया गया और दूसरे सिरे को कुएं में लटका दिया गया और उसके नीचे डंडा बांध दिया गया ताकि वो धोती सीधी रहे। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया गया। तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलवाया। आश्वासन का अर्थ क्या है? विश्वास दिलवाया। क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले जब तक आप पे विश्वास नहीं होगा वो कार्य नहीं हो सकता। क्या विश्वास दिलाया? कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा था क्योंकि लेखक ने यही सोचा था। कारण ये था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय नहीं था।
तनिक का अर्थ क्या है यहाँ पर? जरा भी। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। बाएं हाथ का खेल समझना मुहावरा है, आसान कार्य है। कुएं के धरातल से जब मैं 4-5 गज दूर रहा हूंगा, तब ध्यान से नीचे की ओर देखा, अक्ल चकरा गई, क्योंकि सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। आपने सांप को देखा है ना, इस तरह से हाथ और बाकी अपनी कुंडली मारकर वो बैठा होता है। आधा अग्रभाग, अग्र का मतलब है ऊपर का, आगे का। आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ था, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा था कि मैं इसे डसूं। वो तैयार था। नीचे डंडा बंधा हुआ था। मेरे उतरने की गति से वो क्या हो रहा था? इधर उधर हिल रहा था। देखिए जैसे अगर ये रस्सी है तो यहाँ पर अगर कोई इंसान चलेगा तो क्या होगा? वो इधर उधर हिलेगा। उसी कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा हुआ था। बहुत भयानक कि ये नीचे उतरे और मैं इसे डसूं। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता है, फुफकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी तरह सांप बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ था कि वो हमला करने के लिए तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी मतलब उसका विरोधी। यहाँ पर विरोधी कौन है? दुश्मन कौन है यहाँ पर? लेखक। मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। मैं तभी तो नीचे उतरूंगा, क्योंकि नीचे तो सांप महाराज जी थे। धोती डेंग से बधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। इसके माने थे कि सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे, याद रहे, कच्चे कुएं का व्यास, जिसे हम रेडियस कहते हैं, वो बहुत कम होता है। वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता। जैसे जैसे कुआं नीचे होता है वो संकरा होता चला जाता है। नीचे तो वह 1.5 गज से भी अधिक नहीं होता, यानी कि नीचे जो धरातल है ऊपर उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और नीचे जो है उसका आकार छोटा होता चला जाता है। तो यानी कि नीचे धरातल पर जहाँ पर लेखक को उतरना था वहाँ पर स्थान की कमी थी। ऐसी दशा में कुएं से मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता तो। वरना तो सांप तो मुझे कभी भी डस सकता, सांप तो लंबा होता है। पर उतरना तो था भाई कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन भी बीचों बीच लटका हुआ था। ऊपर से लटक कर तो सांप को मारा नहीं जा सकता था। उतरना तो था ही। थकावट इतनी हो गई थी कि ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी यानी कि जैसे मैंने आपको बताया विरोधी, अपने विरोधी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। पीठ दिखाने का मतलब है हार स्वीकार करना। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे उतरने लगा। 1-1 इंच जो मैं नीचे उतरता जाता था त्यों तो मेरी एकाग्रचित्ता मतलब कि ध्यान देने की जो शक्ति थी बढ़ती चली जाती थी। एकाग्र यानी कि एक तरफ ध्यान लगाना। मुझे एक सूझी, एक उपाय सूझा। दोनों हाथों से धोती पकड़े मैंने अपने पांव कुएं की बगल पर लगा दिए। दीवार से पैर टिकाए तो कच्चा कुआं था। अब कच्चे दीवार पर अगर आप पैर मारोगे तो क्या होगा? मिट्टी नीचे गिर जाएगी। वही हुआ। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूंक करके उस पर मुंह मारा। उसे लगा कि उसका शिकार है। जो मिट्टी गिरी उस शिकार की तरफ उसने अपना मुंह मार लिया।
मेरे पैर भी दीवार से हट गए। मेरी टांगे कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रहीं, पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। वे कैसे उतरना चाहिए। तनिक झूल कर मैंने अपने पैर कुएं की बगल में सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख, सम्मुख का अर्थ क्या है, सामने, कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं की धरातल पर खड़ा हो गया। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. आंखें चार हुई। किसकी आंखें चार हुई? 2 सांप की और 2 लेखक की। शायद एक दूसरे को पहचाना। वे जाना हम दोनों आज मैदान में हैं। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। देखो, चक्षु कहा जाता है आंखों को, ठीक है, चक्षु कहते हैं हम लोग आंखों को। लेकिन श्रवा का अर्थ क्या है? सुनना। अर्थात हम लोग सुनते किससे हैं? कानों से। लेकिन सांप कान से नहीं सुनता, सांप आंखों से सुनता है, इसलिए उसे चक्षुश्रवा कहते हैं। मैं स्वयं भी चक्षुश्रवा हो रहा था। मैं भी अपने कानों से ज्यादा किस पर विश्वास कर रहा था? अपनी आंखों पर। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। हमारी बहुत 5 मुख्य इंद्रियां मानी जाती हैं। हमारा मुंह, हमारी जीवा, हमारे आँख, हमारी नाक, हमारे कान, ठीक है, 5 मुख्य इंद्रियां। तो कहते हैं कि इस समय मेरी बाकी जो सारी इंद्रियां थी, उन्होंने अपनी सारी शक्ति किसको दे दी? आंखों को दे दी थी। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब और किस और आक्रमण करता है। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी। किसी किसी के हिप्नोटाइज करते हैं ना, किसी को मोहित कर देते हैं। कहते सांप ने मुझे एक तरह से मोहित कर रखा था। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी, याद है उसने क्या कहा था? नीचे जाऊंगा, डंडे से सांप को मारूंगा और चिट्ठियां उठाकर ले आऊंगा। वह तो आकाश कुसुम था। आकाश कुसुम मतलब आकाश तो आकाश, और कुसुम का मतलब है फूल, यानी कि आकाश में लगा हुआ वो फूल जिसे तोड़ना नामुमकिन हो। आकाश कुसुम। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या का अर्थ क्या है? झूठ, और उल्टी पड़ जाती हैं, यानी कि विपरीत पड़ जाती। देखो, आप स्कूल से आज आप विद्यालय के लिए निकले, ठीक है जी, आप अपने समय पर निकले। आपको मालूम है आपको रोजाना स्कूल पहुंचने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। आप आधे घंटे पहले निकल गए। चौराहे पे जाकर आपको ज़्यादा भीड़ मिल गई, आगे ज़्यादा जाम मिल गया कि जो रास्ता आपका रोज़ाना 15 मिनट में तय होता था, आज उसी रास्ते को तय करने में क्या होगा? 40 मिनट लग गए। तो कभी कभी जो हम अनुमान होता है, हाँ, वो गलत साबित हो जाता है। अब आपने ये सोचा था कि मैं 20 मिनट में स्कूल पहुंच जाऊंगा, गृह कार्य थोड़ा सा रहता है, 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाऊंगा और 10 मिनट में वो काम कर लूंगा। हुआ क्या? उल्टा। आप 10 मिनट लेट पहुंचे। अध्यापिका पहले से ही कक्षा में थी, तो आपको जो 10 मिनट जो आपने योजना बनाई थी ना अपना गृह कार्य करने की, वो अधूरी रह गई। होता है ना, इसलिए कहते हैं एक दिन ही पहले काम कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर लेखक वही कहते हैं कि कभी कभी मनुष्य का अनुमान, जो उसका अंदाजा होता है, और भावी योजनाएं, हम अंदाजे के साथ ही तो योजनाएं बनाते हैं, कभी कभी कितनी मिथ्या, झूठी और उल्टी हो जाती हैं, विपरीत हो जाती हैं, तो हमारी सारी योजना खराब हो जाती है। मुझे सांप का साक्षात यानी कि सामना होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। पता चल गया भी मेरा काम नहीं होने वाला।
डंडा चलाने के लिए स्थान ही नहीं था। भाई जो हथियार मैंने सोचा था जिससे मुझे सांप को मारना है वो था ही नहीं, कैसे चलाऊं, जगह ही नहीं है। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए हाथ घुमाने के लिए, जिससे कि वो घुमाया जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना था। मुहरे का मतलब क्या है यहाँ पर, मुंह पे खड़ा होना था। अरे भाई तुम डंडा चलाओगे और आपका हाथ और डंडा गया और सांप ने सीधा डंक मारा तो आप गए काम से। यदि फन और उसके समीप का भाग ना दबा हो तो वह फिर पलटकर जरूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी नहीं होती। और फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाया जाए। 2 चिट्ठियां उसके पास सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी तरफ थी। कुल कितनी चिट्ठियां थी, 3। 2 सांप के पास थी और एक थोड़ी सी लेखक की तरफ थी जहां पर लेखक खड़ा हुआ था। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने अपने पैतरों पर डटे थे। पैतरों का यहाँ पर अर्थ क्या है, मोर्चों पर, अपने अपने स्थानों पर। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4 से 5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे लड़ाई के लिए तैयार, पर मेरा मोर्चा थोड़ा कमजोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो पकड़कर कुचल कुचल कर उसको मार देता, पर तब तक वह अचूक, जिसका कोई इलाज ना हो, तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और साथ साथ मुझे भी ले जाता। कहाँ ले जाता, यमलोक, मृत्यु की तरफ ले जाता। अब तक सांप ने वार नहीं किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। भाई जो काम शांति से हो जाए उसमें लड़ाई की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखा जाए तो डंडा वो अपनी आत्मरक्षा के लिए लेकर गया था। उसने सोचा था कि सांप को वो मार देगा, लेकिन यहाँ पर भी सांप शक्तिशाली निकल रहा। उसने सोचा कि मैं अपनी तरफ से पहला वार क्यों करूं, और सांप भी शायद यही इंतजार कर रहा था। ऐसा करना उचित भी ना था। अब प्रश्न ये था कि चिट्ठियां उठाई कैसे जाएं। बस एक ही सूरत थी कि डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को अपनी तरफ सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई और चारा भी नहीं था। चारा ना होना मतलब उपाय नहीं होना, उपाय ना होना, ये कोई और क्या कर सकते थे हम। कुर्ता था और कोई कपड़ा ना था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं। मतलब यहाँ तक लेखक ने सोच लिया, मारना या बिल्कुल छेड़ाखानी ना करना, ये 2 मार्ग थे। या तो दुश्मन को मार दो या उसको थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाकर अपनी चिट्ठियां लेकर चल पड़ो। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था। पहले का अर्थ क्या है, उसको मारना। बाध्य होकर, बाध्य का अर्थ क्या है यहाँ पर, विवश। विवश होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा, यानी कि चुनाव करना पड़ा। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप के दाईं ओर पड़ी चिट्ठी को खिसकाया, सांप का फन पीछे की ओर हुआ और धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा, और जैसे ही चिट्ठी के पास पहुंचा, फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। उसने समझा कि डंडा कोई चीज है जो आ रही है, जीव। उसने अपने जो फुसकार थी, अपना जो विष था, जो डंक था, किसको मारा, डंडे को मारा। हृदय में कंप हुआ, कांप गया हृदय। हाथों ने आज्ञा ना मानी, डंडा छूट पड़ा। डर के मारे डंडा छूट गया और मैं तो ना मालूम कितने ऊपर उछल गया। डर के मारे वापस उछल गया, जानबूझकर तो नहीं, यूं ही बिदक कर डर के मारे उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीव सा कुछ लग रहा है, यानी कुछ तरल पदार्थ सा है। वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था। सांप ने बता दिया था, भाई मुझसे झगड़ा मोल मत लो, देख लो मेरी शक्ति। पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था, परिचित था। ठीक है, मुझे तो पहले से ही मालूम था कि वो इतना शक्तिशाली है, तभी तो लेखक ने पहले डंडा मारा नहीं था। उसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी। सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस तरह अपमानित हुआ था। शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। क्यों?
क्योंकि लेखक ने सोचा था ना कि इस डंडे से उसने कितने सांपों को मारा है। आज वो डंडा सांप का विष खा रहा था। उधर ऊपर फूं फूं और मेरे उछलने और फिर वहीं धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने क्या समझा, मेरा तो कार्य समाप्त हो गया, अर्थात मेरी मृत्यु आ गई। और बंधुत्व का नाता, बंधुत्व का अर्थ मतलब क्या होता है? भाईचारा। भाईचारे का नाता यानी रिश्ता फूं फूं और धमाके में टूट गया। बट छोटे भाई ने सोचा कि बड़े भाई को सांप ने काट लिया है। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया, मेरे कष्ट यानी कि मेरे दर्द और विरह यानी कि अलग होना, उसने सोचा कि शायद भाई को कुछ हो गया है। उस ख्याल से ही उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भ्रातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी। भ्रातृ स्नेह, भाई का प्यार, तत्पुरुष समास है यहाँ पर, तत्पुरुष समास, और ये है भाई का प्यार। ठीक है, उसकी चीख निकल गई। छोटे भाई की आशंका बेजा ना थी। बेजा का अर्थ क्या है? बेकार। पर उस फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की, क्योंकि पता चल गया ना कि एक प्रतिक्रिया समझ में आ गई। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से ही चिपट गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम और आतंक से मैंने अपनी ओर खींच लिया और गुंजलक मारता हुआ सांप का, क्योंकि वो उछल रहा था, सांप का पिछला भाग मेरे हाथों को छू गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार होता तो उछलकर मैं सांप पर ही गिरता और ना बचता। लेकिन जब जीवन होता है ना, तब हजारों ढंग बचने के लिए भी निकल आते हैं। और यहाँ पर लेखक हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा था। क्या कर रहा था? प्रयास कर रहा था, कोशिश कर रहा था, अपनी बुद्धि लड़ा रहा था। इसलिए भगवान भी उसकी सहायता कर रहे थे। कहते भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। वह देवी कृपा थी, यानी कि वो ईश्वर की कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खिंच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए थे, जगह बदल गई थी। मैंने तुरंत, जहां पर पहले सांप था वहां पर लेखक पहुंच गया, और जहां पर पहले लेखक था वहां पर सांप पहुंच गया। और आपको मालूम होगा, याद होगा जब हमने पहले पढ़ा कि 2 चिट्ठियां वहीं पर सांप के पास पड़ी हुई थी। बस फटाफट लेखक ने लिफाफे और पोस्ट कार्ड जो थे वो उठा लिए। चिट्ठियों को धोती के छोर से बांधा, छोर से मतलब किनारे में बांध लिया, और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई हुई। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा हुआ था। अब जीत तो मेरी हो ही चुकी थी, काम क्या था? चिट्ठियां उठाना, पर अपना निशाना गंवा चुका था। आगे हाथ अगर मैं डंडे को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता तो क्या होता? सांप वार करता। इसलिए क्या किया कि कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उसके दाईं तरफ फेंकी, यानी कि उसका ध्यान जो है हमें आकर्षित करना था, क्योंकि जहां पर कुछ गिरेगा सांप का ध्यान वहां जाता। तो उसने ध्यान भटकाने के लिए क्या किया? मिट्टी उठाई और दूसरी तरफ फेंकी, जहां डंडा था उसके विपरीत दिशा में फेंकी। तो सांप जहां पर मिट्टी गिरी, सांप उस तरफ लपका। जैसे ही सांप उस तरफ लपका, लेखक ने फटाफट अपना डंडा उठा लिया। पर बात की बात में दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। दोनों ही बहुत चौकसी कर रहे थे। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम नहीं था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना किसी कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता था। क्यों? था तो बचपन ना, थक गया था। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूं, कम ही अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। कैसे चढ़ा? कहते हैं जब मुसीबत आती है ना तो हिम्मत भी साथ आ जाती है। बाहें भर गई, यानी कि फूल गई, छाती फूल गई, सांस चढ़ गई।
धौंकनी चल रही थी, सांस चल रही थी, तेज तेज सांस चलना। हांफना, जिसे आप कहते हो तेज तेज सांस चलना या हांफना। हांफने लग जाते हैं ना जब हम। पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ाया। यदि हाथ छूट जाते तो इसका क्या होता, इसका अनुमान लगाना भी कठिन था। ऊपर आकर बेहाल होकर, बेहाल अव्ययी भाव समास है। क्यों? क्योंकि बे शब्द क्या है? अव्यय है। थोड़ी देर तक पड़ा रहा, देह को झाड़ झूड़ कर, मतलब कि झाड़ झूड़ कर धोती कुर्ता पहन लिया। सामान्य स्थिति में आने की कोशिश की। फिर किशनपुर के लड़के को, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके उसको समझाया गया, हिदायत दी गई। किसी तीसरे ने उसको देख लिया था कि वो ऊपर चढ़ रहा है, कूदा कब ये नहीं किसी को पता, लेकिन जब वो वापस आ रहा था तो किशनपुर का कोई लड़का था, उसे समझाया कि कुएं वाली घटना किसी से ना कहे, और हम लोग आगे बढ़ गए। सन 1915 में मैं मैट्रिकुलेशन उस समय 11वीं कक्षा होती थी, करने के उपरांत मैंने ये घटना अपनी माँ को सुनाई। 1908 की बात थी, लेकिन देखो सब कितनी दूर तक। सजल नेत्रों से, यानी कि सजल, जल भरे नेत्र, अव्ययी भाव समास है। मेरी माँ ने मुझे गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डेने के नीचे छिपा लेती है, अपने पंखों के नीचे छिपा लेती है। कितने अच्छे थे ना वे दिन। उस समय राइफल ना थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक नहीं था। लेखक को लगता है कि शिकार का बहुत शौक था, क्योंकि बार बार जंगलों और राइफलों की बात की है, उन्हें घूमना भी बहुत पसंद था, और जिस तरह से उन्होंने इतनी छोटी सी अवस्था में, आयु में, जिस तरह सांप का सामना किया, यकीनन एक बहुत बड़ी बात थी। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.